नमस्कार सभी को। आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाते हैं। 4 बज चुके हैं और क्लास का टाइम हो गया है जी। तो देखो, कल हम लोगों ने आदिकाल में यहाँ तक पढ़ा था। नमस्कार सभी को। आ जाइए। तो एक बार थंब कर दीजिए यदि आवाज़ आ रही है सभी को तो। हम्म। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी आंगन में। और हम कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 का वाचन, जिसमें कि अभी हम लोग प्रकरण 2 पढ़ रहे हैं। प्रकरण 2 के अंतर्गत अपभ्रंश काव्य हमारा चल रहा है, जो कि आज समाप्त हो जाएगा। और कल से हम लोग वीर गाथा साहित्य शुरू करेंगे। कल से वीर गाथा साहित्य शुरू होगा। तो चलिए, कल तक देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया था। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और यहाँ से हम आज शुरू करेंगे हेमचंद से। नमस्कार कविता मैम, नमस्कार, स्वागत है आपका। बिल्कुल, आज हेमचंद से पढ़ेंगे। और देखिए, इससे पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट बता देना चाहती हूँ, जो एक हमारे विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर हम 3-4 पॉइंट डीप से जानते हैं, तो जिस तरह नेट का एग्जाम है, हायर है, इंटरव्यू है, और जहाँ एग्जैक्ट आपसे नहीं पूछा जाता, वहाँ आप अपने विवेक का यूज कर सकते हैं। तो वो पॉइंट ये हैं कि जो हमारी प्राकृत भाषा थी, उसमें थोड़ी सी जो है कठिन थी। तो कठिनता की जो भाषा थी वो धीरे 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 अपभ्रंश की तरफ आई। और जो अपभ्रंश भाषा थी वो कहीं ना कहीं जो बोलचाल की भाषा थी वो अलग थी, और जो साहित्य की भाषा थी वो प्राकृत को लिए हुए थी। ठीक है। और इस प्राकृत को लिए हुए जो भाषा थी, उसी में काव्य हो रहा था। जो शुक्ल जी ने बताया, प्राकृताभास जिसको नाम दिया। उसके बाद हमारी हिंदी आई, लेकिन अपभ्रंश और हिंदी के बीच में भी एक जो है भाषा रही। अपभ्रंश डायरेक्ट हिंदी नहीं बन गई। अपभ्रंश और हिंदी के बीच में एक डायरेक्ट, एक जो है कनेक्टिविटी जिसको आप कह सकते हैं, एक पुल का कार्य किया देश भाषा ने। ठीक है। जो लोक भाषा थी वो उसको देश भाषा नाम दिया गया है। तो अपभ्रंश, देश भाषा और फिर हिंदी, ये इसका क्रम चला है। तो चलिए, इस तरीके से अब शुरू करते हैं क्लास। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह, इनका समय था 1050 से 1099, और उनके भतीजे कुमारपाल संवत 1199 से 1230 के यहाँ इनका बड़ा मान था। इनका बड़ा मान था जी। और ये हमें अंडरलाइन कर लेना है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि हेमचंद किसके यहाँ थे। तो ये सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के यहाँ पे थे, और जो है बड़ा इनका यहाँ पर मान था। कौन थे ये? जो अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। ठीक है। अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्द अनुशासन सिद्धराज के समय में बनाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, ये तीनों का मेल है। तो कभी यदि प्रश्न बनता भी है कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के अंतर्गत कितनी भाषाओं को समावेश किया गया है, तो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश 3 भाषा का समावेश हमें मिलता है। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं। तो जो अपभ्रंश के उदाहरण इन्होंने दिए हैं उसमें दोहे और पद्य हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय से पहले के हैं। कुछ देखिए, ये जो पंक्ति हम यहाँ देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु ले जम तू वयम सियहु जय भगा घरु एंतु। ये पहली इतनी पंक्ति जो है ये बन जाती है बार बार, तो ये हमें याद रखनी पड़ेगी। और ये हेमचंद की पंक्ति है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इसका अर्थ यहाँ दिया हुआ है।
भला हुआ जो मारा गया, हे बहन हमारा कांत, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित होती। यानी जो साथ की लड़कियां हैं वो मुझे ताना मारती, है ना, इस तरह वो कह रही है। जई सो ना आवई दुई घरु काई अहमुहु तुज्यो वयणु ज खंडई तऊ सही ऐसो पीऊ होई ना मुझू। तो ये पंक्तियां इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी नहीं बनती हैं। हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो मेरा क्यों अधोमुख है, हे सखी तो तेरा वचन खंडित करता है। श्लेष से दूसरा अर्थ है यहाँ पर, जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा छत करता है वह मेरा प्रिय नहीं। तो आगे देखते हैं। जे महु दीणा दियठा दिए पवन संतेण ताण गणंतिये अंगुलियु उजारियाऊ नहेण। देखिए अपभ्रंश भाषा है तो उसमें थोड़ा सा इसलिए इतनी अटपटी लगती है। जो दिन या अवधि दयित अर्थात प्रिय ने प्रवास जाते हुए मुझे दिए थे, उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी उंगलियां जर्जरित हो गई हैं। पिए संगमी कहू निदड़ी पियो परखयो केव मई बिनी वी बिन्नासिया निंदन एव न तेव। प्रिय के संग में नींद कहाँ, प्रिय के संगम में नींद कहाँ, और प्रिय के परोक्ष में भी क्यों कर आवे, है ना। मतलब प्रिय साथ में है तब भी नींद नहीं है और परोक्ष में है तब भी नींद क्यों आए। मैं दोनों प्रकार से विनाशिता हुई, ना यूं नींद ना त्यों नींद। अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए हेमचंद्र भट्टी के समान, यहां अंडरलाइन कर लीजिए, हेमचंद भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य, हेमचंद्र ने एक द्वाश्रय काव्य लिखा भट्टी के समान, ठीक है। किस लिए? अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए लिखा, की रचना की, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है, ठीक है। कुमारपाल चरित जो है ये वाला प्राकृत काव्य भी इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद रखे गए हैं। यहाँ तक हमने हेमचंद को पढ़ा। आगे चलते हैं सोमप्रभ सूरी। ये भी एक जैन पंडित है। इस समय देखिए हम जैन लोगों को पढ़ रहे हैं। हमने पहले पढ़े हेमचंद और दूसरे हमारे पास सोमप्रभ सूरी। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बार बार बनती है कि हेमचंद की कौन सी, हेमचंद की बनती है शब्द अनुशासन, सिद्ध हेमचंद शब्द अनुशासन। तो सिद्ध के यहाँ रहते थे, हेमचंद उनका नाम था, ठीक है। ये है कुमारपाल प्रतिबोध और देखिए ये है कुमारपाल चरित। तो चरित आ रहा है तो आप देखेंगे इसको, ये हमें मिलती है इनके द्वाश्रय काव्य के अंतर्गत। और कुमारपाल प्रतिबोध है तो सोमप्रभ सूरी की है और ये गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य में लिखी हुई रचना है, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है, बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं, ठीक है। कौन सी भाषा में ग्रंथ है? प्राकृत भाषा में। और बीच बीच में क्या मिला है? संस्कृत के श्लोक और अपभ्रंश के दोहे। अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन है और कुछ सोमप्रभ और सिद्धिपाल कवि के बनाए हुए। प्राचीन में जो कुछ दोहे हैं वो देखिए, रावण जाऊ जही दही देह मुह एक शरीरु, चिंता वियत यही जननी कवणु प्यावो खीरू। तो इसका अर्थ देखिए दिया हुआ है, जिस दिन 10 मुख वाला यानी 10 मुंह एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ, तभी माता चिंतित हुई कि दूध किस में पिलाऊं, कि किस मुख में दूध पिलाया जाए। बेस बिसिठा वारियई जयवी मनोहर गत, गंगा जल पखाड़िय भी सुनी ही की होई पवित्र। वेश विशिष्टो, यहाँ पर देखिए अर्थ दिया है, वेश विशिष्टों को वारिये अर्थात बचाइए, यदि मनोहर गात्र हो तो भी गंगा जल से धोई कुतिया क्या कभी पवित्र होती है। अर्थात देखिए कहा जा रहा है कि वेश विशिष्टों को वारिये अर्थात बचाइए, यदि मनोहर गात्र माने शरीर मनोहर हो तो भी,
ठीक है, क्योंकि गंगा जल से पवित्र करके भी कोई जानवर है जो पवित्र नहीं हो सकता। मन के विचारों को पवित्र करना जरूरी है। पिए हूँ थकिए सहेलू दिणु तू विरहेगी किलंत, थोई जल जिमी मच्छलिए तल्लो विली करंत। हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरी विरागनी में वैसा ही कड़कड़ाती रही जैसा थोड़े जल में मछली तलबेली करती है। ये कई बार आ जाती है पंक्ति, तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जैन आचार्य मेरुतुंग को पढ़ लेते हैं। हमने जैन आचार्य 2 कवि पढ़ लिए हैं। एक तो हेमचंद हो गए, सोमप्रभ सूरी हो गए, और अब हम पढ़ेंगे जैन आचार्य मेरुतुंग। इन्होंने संवत 1361 ईस्वी में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो बस ये इतना है कि प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की है, तो मेरुतुंग ने की है। उसके अलावा जानकारी के लिए हमें पढ़ना जरूरी है कि ये संस्कृत ग्रंथ है जो कि भोज प्रबंध के ढंग का बना हुआ है, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं। तो देखिए, प्रबंध अब राजाओं के आख्यान हैं, तो इसको हम थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं जिससे ये याद हो जाए। तो जो राजा थे ना, इनके आख्यान क्यों वर्णित किए गए? इनके आख्यान, इनकी वीरता इसलिए वर्णित की गई क्योंकि इनको ना बड़ी चिंता रहती थी कि अपनी प्रजा के लिए बहुत अधिक अच्छा प्रबंध करा दिया जाए। तो अब आपको अगर पूछा जाए कभी कि प्रबंध चिंतामणि में क्या वर्णित है, तो राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में देखिए, जो राजाओं के आख्यान है ना, इन्हीं में बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी हैं, उद्धृत हैं, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ भोज और मुंज को एक साथ लेकर चले हैं शुक्ल जी, और यही आप मानकर चलिए कि शुक्ल जी ने भोज और मुंज को प्रथम कवि माना है हिंदी का। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी, देखिए पुरानी हिंदी शुक्ल जी ने यहाँ पर लिखा है क्योंकि पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था अपभ्रंश को। ठीक है, हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जाते हैं। मुंज ने अब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी। मुंज कौन था? राजा भोज का चाचा, जिसने क्या किया, तैलंग देश पर चढ़ाई की थी। तब वहां के राजा तैलप ने, यानी जो राजा था तैलप, उसने क्या किया, मुंज को बंदी बना लिया और रस्सियों में बांधकर उसने के यहाँ पर ले गया। वहां उसके साथ तैलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। इस प्रसंग के दोहे देखिए। अब देखिए, बंदी बना लिया गया है, लेकिन उसकी बहन को प्रेम हो गया एक जो है बंदी से। झाली टूटी किम ना होई छरपुंज, हिंदई डोरी बंदियो जिम मंकड़ तिम मुंज। टूटी पड़ी हुई आंख से क्यों ना मरा, छार पुंज क्यों ना हो गया, जैसे डोरी में बंधा बंदर वैसे घूमता है मुंज। आगे देखिए, मुंज भणई मुरनाल वही जुब्बण गयुम नझूरी, जय शक्कर सय खंड थिए तो एक मीठी चूरी। मुंज कहता है, हे मृणालवती, गए हुए यौवन को ना पचता, है ना। मुंज कहता है क्योंकि यौवन चला जाता है, इंसान बूढ़ा हो जाता है, यदि शर्करा के 100 खंड हो जाए तो भी वह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहती है। यानी यदि हमारे अंदर विचार अच्छे हैं, प्रेम भरा हुआ है, तो जिस प्रकार शर्करा यानी गुड़ के, चीनी के कितने भी टुकड़े कर दिए जाएं, फिर भी उसकी मिठास उतनी ही रहती है। वही हमारे व्यक्तित्व के द्वारा झलकता है। जामति पच्छई संप जई, सामति पहली होई, मुंज भणई मुरनाल बई, बिघन न बढ़ई कोई। तो देखिए, कहते हैं जो मति, जो बुद्धि पहले प्राप्त हो जाती है, पीछे यानी बाद में प्राप्त होती है, यदि पहले हो तो मुंज कहता है, हे मृणालवती, विघ्न किसी को नहीं घेरेगा। समझाते हैं मृणालवती को मुंज। वहां बिछोड़ वी जिये तू है तेवई का दोसु, हिय ठिय जई निसरही जानो मुंज सरोसु। वहां छुड़ाकर तू जाता है, वैसे ही मैं भी जाती हूँ, क्या हर्ज है। हृदय स्थित अर्थात हृदय से निकले तो मैं जानूं कि मुंज रूठा है। यानी क्या, जो शरीर के रूप में तू चला जाता है तो मैं कैसे कहूँ कि तू रूठा है, मेरे हृदय से निकल के दिखा, तब मैं मानूं कि तू रूठा है। एऊ जम्बू नगू गियू, भड़सिरी खग्गू ना भग्गू, तिखा तुरई न माणिया, गोरी गाली न लुग्गू। तो कहती है, ये जन्म व्यर्थ गया, ना सुबटों के सिर पर खड़क टूटा,
ना तेज घोड़े से जाए, ना गोरी या सुंदरी के गले लगा। मुंज कहता है। तो ये था थोड़ा सा विवरण मुंज और मृणालवती का। उसके आगे देखिए, फुटकल रचनाओं के अतिरिक्त वीर गाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अपभ्रंश मिली भाषा में मिलते हैं। तो अपभ्रंश मिली भाषा को ही देश भाषा कहा गया है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए पहले अपभ्रंश आता है, फिर देश भाषा आता है, और उसके बाद हमारी हिंदी आती है, 3 सिरे। और अपभ्रंश पहले कौन सी आती है? प्राकृत आती है। इस प्रकार भाषाओं का क्रम चलता है। और प्राकृत से पहले कौन सी आती है? आप मुझे लिखकर सेंड कीजिए। और उससे भी पहले 2 भाषाएं आती हैं प्राकृत से पहले, बताइएगा। चलिए विद्याधर को पढ़ लेते हैं। इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट, शायद जयचंद के प्रताप, और जयचंद्र कौन था? जयचंद था पृथ्वीराज का मौसेरा भाई, और जयचंद की ही पुत्री थी जिससे पृथ्वीराज को प्रेम हो गया था, और उसी के प्रेम की वजह से इन दोनों में युद्ध का कारण बना। पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया गया था, ग्रंथ का पता नहीं, कुछ पद्य प्राकृत के पिंगल सूत्र में मिल जाते हैं। तो ये इनकी पंक्ति है। भयो भज्यु बंगा भंगू, कलिंगा तिलंगा रण मुत्ती चले, मरहट्ठा दिट्ठा लग उकट्ठा सरट्टा भापा पले, चंपारण कंपा पब्बव, झंपा उत्थी उत्थी जीव हरे, काशी सर राणा कियो पायाणा, बिज्जाहर भण मंतिवरे। तो आगे देख लेते हैं। यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी में समझा जाएगा। ठीक है, 13वीं शताब्दी ही इन्होंने गोरखनाथ का माना था, ध्यान रखेंगे। और 13वीं शताब्दी ही ये मान रहे हैं विद्याधर का समय। आगे चलते हैं, सारंगधर की तरफ चलते हैं। सारंगधर बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी एक रचना के लिए जो आप जानते भी हैं, बिल्कुल, हमीर रासो के लिए। इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने सारंगधर पद्धति, देखिए सारंगधर पद्धति तो इनके नाम से ही आ रही है, तो इसको हमें लगाने में कोई देर नहीं होगी, के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया और अपना परिचय भी दिया। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव के प्रधान, देखिए रणथंभौर के महाराज थे हमीर देव, और उनके प्रधान सभासदों में राघव देव थे। ठीक है, और उनके भोपाल दामोदर और देवदास, ये 3 पुत्र हुए। राघव देव के 3 पुत्र हुए, ठीक है, और ये थे दरबारी कवि जो है हमीर देव के। दामोदर के 3 पुत्र हुए। अब इनके राघव देव के 3 पुत्र थे, उनमें से एक थे दामोदर मंजले वाले, और इनके भी 3 पुत्र हुए। अब इनमें से अब नंबर आया सारंगधर का। सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हमीर देव संवत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए। अतः सारंगधर के जो हमीर राजा थे ना, देखिए यहाँ राघव देव हो गए, फिर उनके बेटे हो गए, तो दादा समान हो गए। तो क्या हुआ था, हमीर देव जो अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध हुआ था वहां पर ये 1357 में मारे गए। अतः सारंगधर के ग्रंथों का उस समय उक्त संवत के कुछ पीछे यानी बाद अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए, क्योंकि उनकी गाथाओं को लिखा है सारंगधर ने। हमीर ने क्या क्या किया, कैसे किया, उनके पिता ने, दादा ने सब बताया होगा उनको, तब उन्होंने मतलब हमीर रासों में उनके जो है युद्धों का वर्णन किया। तो उनके जो बड़े बुजुर्ग थे वो उन सबों ने देखा। सारंगधर पद्धति में बहुत से शावर मंत्र, ये प्रश्न बनते हैं बार बार, इसको अंडरलाइन करते चलिए कि शावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए हैं जिनमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। उदाहरण के लिए श्रीमल देव राजा की प्रशंसा में कहा गया यह श्लोक, ननुम बांदल छाई खे पासरी निश्राण शब्द खरह, शत्रुम पाणी लुटाली तोड़ हिंसौ एवं भंत्यु दबड़ा, छूटे गर्व भरा मघाली सहसोरे कंत मेरे कहे, कंठे पाग निवेश जहा शरणम श्री मल्लदेवम विभूमम। तो इस प्रकार से कहा है। परंपरा से प्रसिद्ध है कि सारंगधर ने हमीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य की, देखिए क्या है ना कि हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, जिन्होंने डीप नहीं पढ़ा है सभी लोग जानते हैं कि सारंगधर ने लिखा है हमीर रासो, लेकिन इसके पीछे की कथा क्या है। वीर गाथा काव्य की भाषा में रचना की है। यह काव्य आजकल नहीं मिलता। उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ हमीर रासो प्राप्त होता है।
प्राकृत पिंगल सूत्र इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अंडरलाइन करते चलिए और नोट्स बनाते समय आप ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको लिखते चलिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न बन जाते हैं। प्राकृत पिंगलम सूत्र को उलटते पलटते मुझे हमीर की चढ़ाई, वीरता आदि के कई पद छंदों के उदाहरण में मिले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पद्य असली हमीर रासों के ही हैं, अतः ऐसे कुछ पद्य नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात तो हमीर रासों स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होता, इसके जो पद्य छंद हैं वो प्राकृत पिंगल सूत्र के अंदर प्राप्त होते हैं। ढोला मारिया ढिल्ली में मुच्छी मेच शरीर, तो ये वाली पंक्ति बस याद कर लें, काफ़ी है, और नहीं भी याद हो तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन क्योंकि हमीर रासों से है तो आने की संभावना बन जाती है, तो बस पहली पंक्ति को ध्यान रखेंगे। दिल्ली में ढोल बजाया गया, मलेच्छों के शरीर मूर्छित हुए आगे, मंत्रीवर जज्जल हो करके हमीर वीर हमीर चले, चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है, दिशाओं के मार्गों और आकाश में अंधेरा हो गया है, धूल के रथ को आच्छादित करती है और ओल में खुरासानी ले आए, विपक्षियों को दलमल कर दबाया, दिल्ली में ढोल बजाया। इन पंक्तियों का ये अर्थ है। फिर यहाँ आगे पंक्तियां दी हुई हैं, इन पंक्तियों से नहीं प्रश्न में पूछा जाता है, बस जानकारी के लिए हम हिंदी में पढ़ लेते हैं इनको। दृढ़ सन्नाह पहले वाहनों के ऊपर पखरे डाली, बंधु बांधवों से विदा लेकर रण में धसा हमीर शाही का वचन लेकर, तारों को नवपथ में फिराऊं, तलवार शत्रु के सिर पर जड़ूं। तो देखिए हमीर जो है अपने युद्ध में जा रहे हैं और उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि तारों को नभ के पथ पर फिराऊं और तलवार शत्रु के सिर पर जड़ दूं। पाखर से पाखर यानी पत्थर से पत्थर ठेल पेल कर पर्वतों को भी हिला दूंगा। जज्जल कहता है कि हमीर के कार्य के लिए मैं क्रोध से जल रहा हूं, सुल्तान के सिर पर खड़ग देखकर शरीर छोड़कर मैं स्वर्ग को जाऊंगा। इस तरह से आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। चरणों के भार से पृथ्वी दलमल उठी। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, हम लोगों को जब ये सारी चीजें पता होती हैं तभी हम प्रश्न अपने विवेक अनुसार बना पाते हैं। सूर्य का रथ धूल से ढक गया, कमठ की पीठ तड़फड़ा उठी। और जब हम ये पढ़ रहे होते हैं ना तो इस चीज़ को आप माइंड में इमेजिन किया करें कि ये एक वातावरण है और किस तरह से वहाँ पर एक नाटक चल रहा होगा और जो उनकी ज़िंदगी में हुआ होगा वो किस तरह से होगा। तो ये सब आप इमेजिन करते हुए चलें, तभी कहानियाँ पढ़ा करें। मेरू मंदिर की चोटियां कंपित हुई, गजयूथ के साथ वीर हमीर क्रुद्ध होकर चले। अब गजयूथ यानी जो उनका पूरी सेना थी उसके साथ हम वीर हमीर जो है क्रुद्ध होकर चल पड़ते हैं कि आज सबको नष्ट कर देंगे। मलेच्छों के पुत्र का कष्ट करके रो उठे और मूर्छित हो गए। ठीक है, मलेच्छों के पुत्र का कष्ट करके यानी उनका दुख मनाकर रोने लगे और मूर्छित हो गए। यहाँ तक हमने हमीर रासों का विषय देखा, क्या था, किस तरह से उनकी वीरता का वर्णन किया गया। आगे चलते हैं। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। तो देखिए हमीर रासों के बाद अपभ्रंश की परंपरा जो है शुक्ल जी समाप्त मान रहे हैं। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे, अब यहाँ इसके जो है 50-60 वर्ष के बाद की बात हो रही है। विद्यापति संवत 1460 में वर्तमान ने बीच बीच में देश भाषा के भी कुछ पद्य रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। देखिए मैंने आपको जो समझाने का प्रयास किया वो यही था कि प्राकृत से अपभ्रंश हुई और अपभ्रंश से देश भाषा हो गई। ठीक है, और प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रहण कर रहे थे उस समय उन्हें पता लगा कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये अंडरलाइन करते हुए चलिएगा आप सभी अपनी बुक में, नाम की प्रशस्ति संबंधी, अब यहाँ कहा है ना प्रशस्ति संबंधी, तो इसका अर्थ यह है जिन राजाओं के विषय में ये लिखा गया है उन राजाओं की प्रशंसा इनके अंतर्गत हमें मिलेगी। संबंधित 2 पुस्तकें भी उनकी लिखी हुई हैं, पर उस समय इनमें से किसी का पता ना था। तो देखिए ना कीर्तिलता का पता था और ना ही कीर्ति पताका का। थोड़े दिन हुए महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए। बिल्कुल अंडरलाइन करते चलिए, यहाँ पर कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है। देखिए जो छोड़ना होता है मैं आपको बता दिया था छोड़ना है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको अंडरलाइन करते चलिए कि थोड़े दिन हुए महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी नेपाल गए और वहां राजकीय पुस्तकालय में कीर्ति लता की एक प्रति मिली जिसकी नकल उन्होंने ली।
तो देखिए राजकीय पुस्तकालय में एक उन्हें कीर्ति लता की प्रति प्राप्त हुई, जिसकी उन्होंने नकल यानी फोटोकॉपी करा करके या किसी भी तरह से उतार कर वो ले आए। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा, तो क्या है कीर्ति लता में? तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणग्राहकता आदि का वर्णन, बीच में कुछ देश भाषा के पद्य भी रखे गए हैं। अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पै, छंद, गाथा आदि छंदों में किया गया है। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है, देखिए जो इसमें मिला है ना, उसकी विशेषता क्या है? जो विद्यापति द्वारा अपभ्रंश प्राप्त हुआ उसकी विशेषता क्या है? यह पूर्वी अपभ्रंश है। ठीक है, तो कभी पूछा जाए कि विद्यापति द्वारा जो अपभ्रंश प्रयोग किया गया उसमें किसका पुट मिलता है, तो पूर्वीपन का पुट मिलता है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं नमूने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो अपभ्रंश है उसके अंतर्गत पूर्वी भाषा कैसे विकसित है वो दिखा रहे हैं। तो रज लुद असलान बुद्धि भी कम बले हारल, पास बैसी बिसबा सिराए गयने सर मारल। तो देखिए गयने सर मारल, और मारल ये भी पूर्वी पन है। मारंत राय रण रोल पड्डू, मेनी हाहा सद्य हुआ, सुर राय नयर नरयर, रमणी बाम नयन, पण फुरिय धुआ। इस तरह से आगे देखिए, दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की है कि प्रायदेश भाषा के कुछ, यानी पहली विशेषता हमने देख ली विद्यापति के अपभ्रंश की क्या थी कि उसके अंदर पूर्वीपन मिला हुआ था, और दूसरी विशेषता क्या है कि देश भाषा के कुछ अधिक लिए हुए हैं। ठीक है, देश भाषा कुछ अधिक ली, यानी जो उस समय के लोक प्रचलित भाषा थी तो उसको भी उन्होंने समाहित कर रखा था। तो ये भी उनकी एक यहाँ पर विशेषता बनती है। और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। देखिए तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं, तात्पर्य यह है कि प्राकृत की रूढ़ियों से उतना अधिक बंधी हुई नहीं है। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि अपभ्रंश जो विद्यापति द्वारा प्रयोग की गई है वहां बिल्कुल बेड़ियां खोल दी गई हैं प्राकृत की, और उससे पीछे जो रचनाएं हुई हैं अपभ्रंश की उसमें क्या हुआ, उसमें प्राकृत के पुट मिलते हैं साहित्य में। यानी जब साहित्य लिखा जा रहा है तो वो ये सोचने लगते हैं कि यदि हम लोक भाषा में लिखेंगे तो वो फेमस नहीं होगा, प्रसिद्ध नहीं होगा, तो प्राकृत के शब्दों को उसमें डाल करके ही लिखते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो विद्यापति जब लिखते हैं तो प्राकृत को बिल्कुल त्याग देते हैं और वो देश भाषा को लेते हैं, पूर्वीपन को लेते हैं, और इससे क्या होता है, भाषा का एक नया रूप जो है देश भाषा का एक निर्माण होने लगता है, और वही भाषा धीरे 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 हिंदी की ओर आती नजर आती है। उनमें जैसे इस प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है, देखिए पुरी सत्येण परिसौ नहीम, पुरी सौजम मतेन, जलदाने नहु जलो नाहु जलो पुंजियो धूमो। वैसे इस प्रकार की देश भाषा या बोली भी है। कतु हम तुरुक बरकर, बार जाए ते बेगार धर, धरी आनय बाभन बरुआ, मथा चढ़ावई गाय कचरुआ। हिंदू बोले दुरही निकार, छोटऊ तुर्का भबकी मार। देखिए ये वाली जो पंक्ति है ना कहीं हमें भ्रमित कर रही है। जी अनामिका मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये पंक्ति हमें कहीं ना कहीं भ्रमित कर रही है कि कबीरदास की हो सकती है, क्योंकि उन्होंने तुरक और हिंदू कह के दोनों को फटकारा है, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये पंक्ति विद्यापति की है और इंपॉर्टेंट भी है। हिंदू बोले दुरही निकार, छोटऊ तुर्का भबकी मार। ठीक है, आगे चलते हैं। अपभ्रंश की कविताओं के जो नए पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं उनसे इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बंधी हुई चलती रही। यानी कि जो प्राकृत की जो काव्य भाषा थी अपभ्रंश की, वो प्राकृत की रूढ़ियों से बंधी चलती रही, लेकिन विद्यापति तक आते आते वो रूढ़ियां, वो बंधन टूटने लगे। बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो जो संस्कृत शब्दों के तत्सम शब्द हैं उनका बहिष्कार बिल्कुल हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। उपकार, नगर, देखिए ये संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। अब इनकी जगह क्या यूज हुआ, विद्या, वचन, इनकी जगह क्या यूज हुआ, औवार। देखिए उपकार को कहा है उवार, और नगर को कहा है नयर, विद्या को कहा है विज्जा, और वचन को कहा है बर्ण। बनाकर ही रखे जाते थे। जासू तासू ऐसे रूप बोलचाल से उड़ जाने पर भी
पोथियों में बराबर चलते रहे। विशेषण विशेष्य के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रंश काल में कृदंत विशेषणों से बहुत कुछ उठकर चुका था, पर प्राकृत की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषणों में मिलता है, जैसे जुब्बण गयुम ना झूरी, गए को यौवन को ना झूर। गए का ऐसा समानाधिकरण नहीं है, तब यह निश्चय हो जाता है कि यहाँ कि उसका सन्निवेश पुरानी परंपरा का पालन मात्र है। ठीक है, गए का जो गयुम न झूरी, ये गए का जो है समानाधिकरण नहीं मिलता है यहाँ, तो ये निश्चित हो जाता है कि केवल मात्र एक पालन करने के लिए ही यूज कर रहे थे, बस और कुछ नहीं। इस परंपरा पालन का निश्चय शब्दों की परीक्षा से अच्छी तरह हो जाता है जब हम अपभ्रंश के शब्दों में मिट्ठू और मीठी दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं। तब उस काल में मीठी शब्द के प्रचलित होने में क्यों संदेह हो सकता है। ध्यान देने पर यह बात भी लक्षित होगी कि जो जो काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। तो देखिए, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ से आप इनकी पंक्ति लीजिए कि जो जो काव्य भाषा देश भाषा की ओर, काव्य भाषा क्या थी? अपभ्रंश मिश्रित जो प्राकृत के शब्दों से बंधी हुई थी, वो काव्य भाषा थी। देश भाषा की ओर प्रवृत्त होती गई, त्यों त्यों तत्सम शब्द रखने में संकोच, यानी तत्सम शब्द खत्म होने लगे, उसका प्रयोग कम होने लगा। सारंगधर के पद्यों और कीर्ति लता में इसका प्रमाण मिलता है। और ये जो पंक्ति इन्होंने कही है कि काव्य भाषा जैसे जैसे देश भाषा की तरफ ढलती है, वैसे वैसे संस्कृत के तत्सम शब्द घटने लगते हैं, कम हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। इसका प्रमाण हमें सारंगधर के पद्य और कीर्ति लता के अंदर बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो इस प्रकार अपभ्रंश काव्य का प्रकरण 2 हमारा समाप्त हो चुका है और कल से हम लोग शुरू करेंगे अपभ्रंश काव्य नहीं बल्कि प्रकरण 3 में वीरगाथा काल। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखने होंगे कि शुक्ल जी ने प्रकरण 1 और प्रकरण 2 से नहीं बल्कि वीरगाथा काल जो है प्रकरण 3 से शुरू किया है। तो चलिए आज के प्रश्न पढ़ लेते हैं। आज के प्रश्न देखिए, कहाँ हेमचंद का मान बहुत अधिक था? तो देखिए 2 जगह, गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह जो कि सिद्धराज जयसिंह हैं, संवत 1150 से 1199, और उनके भतीजे कुमारपाल जिनका समय 1199 से 1230 है, उनके यहाँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिए, हेमचंद कौन थे? तो ये सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। प्रश्न नंबर 3, हेमचंद के व्याकरण ग्रंथ का क्या नाम है? तो इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम है सिद्ध हेमचंद शब्द अनुशासन। चौथा प्रश्न देखिए, शुक्ल जी ने सिद्ध हेम शब्द अनुशासन को किस नाम से पुकारा है? तो इन्होंने इसको बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ कहा है। 5वां प्रश्न देख लेते हैं, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन में किन भाषाओं का समावेश है? तो इसके अंतर्गत 3 भाषाएं हैं, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। अगला देखते हैं, भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु, पंक्ति किसकी है? तो ये हेमचंद की पंक्ति है। अगला प्रश्न, सोमप्रभ सूरी कौन थे? ये जैन पंडित थे। सोमप्रभ सूरी जैन पंडित थे। आगे देख लिए, सोमप्रभ सूरी के ग्रंथ का क्या नाम है? तो इनके ग्रंथ का नाम है कुमारपाल प्रतिबोध। क्या नाम है इनका? कुमारपाल प्रतिबोध। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पर, कुमारपाल प्रतिबोध किस प्रकार की रचना है? तो ये गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत की रचना है। आगे देखिए, कुमारपाल प्रतिबोध का वर्ण विषय क्या है? तो इसमें समय समय पर हेमचंद द्वारा कुमारपाल, देखिए कुमारपाल है ना, प्रतिबोध यानी बोध कराया जा रहा था बार बार कुमार को, है ना, कई प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी गई हैं। अगला देखो, रावण जाऊ जही दियई दह मुख एक शरीरो, किसकी पंक्ति है? ये सोमप्रभ। अब देखिए वहां पर जब रावण का जन्म हुआ, जायु का मतलब होता है जन्म, तो मंदोदरी रावण की जो माँ थी वो परेशान हो गई कि मैं किस मुंह में जो है खीर खिलाऊं यानी दूध पिलाऊं। तो आप यहाँ पर सोम लगा सकते हो। सोम का अर्थ होता है ना जो नशीला पदार्थ हो या मदिरा टाइप से सोम कहते थे पहले, सोम रस। तो रावण
को किस मुंह में सोम रस पिलाया जाए? 10 मुंह एक शरीर है, तो सोम पीता है वो 10 मुंह से। ऐसे करके हम रिलेट कर लेंगे, तो हमें याद हो जाएगा कि सोमप्रभ सूरी की है। 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरुतुंग कौन थे? तो ये भी जैन आचार्य थे मेरुतुंग। आगे देखिए, जैन आचार्य मेरुतुंग का ग्रंथ कौन सा है? तो जैन आचार्य मेरुतुंग का ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि, संवत 1361 शुक्ल जी के अनुसार। तो देखिए, जैन आचार्य मेरुतुंग है ना, और तुंग क्या है? प्रबंध चिंतामणि, यानी तुम, यहां से तुंग से ले लो, तुम मेरे जो है प्रबंध कर दीजिए मणि का, तुम मेरे लिए मणि का प्रबंध कर दीजिए, बड़ी चिंता हो रही है। इस तरह रिलेट हो गया और हम कभी भूलेंगे नहीं। मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को याद रहता है, होता भी है, लेकिन कुछ बच्चों को याद नहीं होता, तो इसलिए बताना ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, प्रश्न नंबर 15 पे है, प्रबंध चिंतामणि किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये संस्कृत का, बीच बीच में इसमें अपभ्रंश के जो है पद्य भी मिल जाते हैं। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रबंध चिंतामणि किस ढंग पर बनाया गया ग्रंथ है? तो ये भोज प्रबंध पर बनाया गया ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। 17वां प्रश्न देखिए, इस ग्रंथ के वर्ण विषय क्या हैं? तो पुराने राजाओं के आख्यान वर्णित हैं, किसमें? प्रबंध चिंतामणि में। ठीक है, पुराने राजाओं, जो देखा ना कि राजा जो थे वो प्रबंध कर दिया करते थे, उन्हें बहुत चिंता होती थी, तो ऐसे भी हमें रिलेट करके याद करना है। पुराने राजाओं के आख्यान वर्णित है, और भोज के चाचा मुंज के कुछ अपभ्रंश के दोहे भी यहाँ मिलते हैं। अगला प्रश्न, सारंगधर पद्धति के रचयिता कौन है? तो सारंगधर है। अगला प्रश्न, सारंगधर पद्धति का वर्ण विषय क्या है? तो इसमें शावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य है। ठीक है, आगे देखिए, हमीर रासो किसके द्वारा लिखा गया? सारंगधर के द्वारा। स्वतंत्र रूप से प्राप्त न होकर हमीर रासो किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो प्राकृत पिंगल सूत्र में प्राप्त होता है। ढोला मारिया ढिल्ली महा मुछु महाशरीर, ये जो है इसकी पंक्ति है, इसकी हमीर रासो की। और कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचना है? तो सभी को ज्ञात है, विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस भाग में लिखी हुई है? तो यह जो है प्रशस्ति संबंधी पुस्तक है। ठीक है, इस, और ये अपभ्रंश भाषा में है। कीर्तिलता की एक प्रति कहाँ प्राप्त हुई है? तो नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में। और किसने ढूंढी थी? तो ये महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने। कीर्तिलता का वर्ण विषय क्या है? तो इसमें तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता या उदारता, गुणग्राहकता आदि का वर्णन किया गया है। कीर्तिलता में प्रयोग किए गए अपभ्रंश की विशेषता क्या है? तो पूर्वीपन लिए हुए है। अगला देखिए, रज लुद्ध असलान बुद्धि विकम बलेहारम किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये कीर्तिलता से ली गई है। अगला प्रश्न, विद्यापति के अपभ्रंश की दूसरी विशेषता क्या है? तो देश भाषा का पुट मिलता है। पहला पूर्वीपन है, दूसरा देश भाषा का पुट है। तीसरा 30 देखिए, 30वें प्रश्न पर आ गए। पूरी सत्तेणु परिस नाही पूरी सौजम मतेन, ये विद्यापति की पंक्ति है। अब देखिए, यहाँ हमारा अंतिम प्रश्न है आज का, कि जो जो काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, जो जो तत्तों त्यों तत्सम शब्द रखने में संकोच भी घटता गया। सारंगधर के पद्य और कीर्तिलता इसका प्रमाण है। ये पंक्ति किसकी है? तो आंसर होगा शुक्ल जी की है। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है, और इसके अंतर्गत हमने प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य को 3 क्लासेस में कवर किया है। आप लोग मेरी पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। और क्योंकि देखिए, धैर्य के साथ पढ़ना पड़ेगा रामचंद्र शुक्ल को। आप सोचे कि भागम भाग में आप रामचंद्र शुक्ल को ग्रहण कर लेंगे, पढ़ तो आप 1 बार लेंगे, 2 बार लेंगे, लेकिन उसके शब्दों को और उसके संदेश को ग्रहण करने में वक्त लगता है। तो धैर्य के साथ बने रहें मेरी वीडियोस में, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि व्याकरण की होने वाली है, शब्द विचार पर। नमस्कार।